डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने लगाई असम में चुनावी हुंकार। कांग्रेस यूडीएफ पर घुसपैठियों और दंगाइयों को ठिकाना देने का लगाया आरोप। कहा असम घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनेगा, घुसपैठियों को खींचकर निकालेंगे। लखनऊ में आकाशवाणी लखनऊ का 89वां स्थापना दिवस। सीएम योगी ने आकाशवाणी के प्रसारकों को किया सम्मानित। पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों का किया गया सम्मान। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालन बना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। उत्तर प्रदेश देश बना सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य। मिशन मिलियन के तहत गोवंश संरक्षण और आर्थिक मदद। नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज बात करेंगे बिहार के सीएम पर महासंग्राम की आहट की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, नीतीश के मन में क्या है ये सिर्फ नीतीश जानते हैं। लेकिन आज जेडीयू के गलियारों से जो खबर छन कर आ रही है, उसने पटना से दिल्ली तक के सियासी पारे को 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। सवाल अब ये नहीं है कि नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या जेडीयू में वंशवाद 2.0 की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के पुत्र का नाम उछलना और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नाम पर असहमति आना असल में जेडीयू के भीतर अस्तित्व की लड़ाई को दर्शाता है। एक मीडिया संस्थान भास्कर के एक सर्वे ने एनडीए गठबंधन की चूल्हे हिला दी हैं। जेडीयू के 71 में से 68 विधायक नहीं चाहते कि बिहार की कमान बीजेपी की किसी नेता खासकर सम्राट चौधरी के हाथ में जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 97% विधायकों ने एक सुर पर सीएम उम्मीदवार के तौर पर निशांत कुमार का नाम लिया है। जेडीयू के विधायकों के बीच यह डर घर कर गया है कि अगर नीतीश कुमार के बाद कमान बीजेपी के पास गई तो जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी के निगलने की राजनीति से बचने के लिए विधायकों को निशांत एक सुरक्षित ढाल नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार अब राजनीति से दूर रहे हैं, अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन उनकी छवि साफ है और वे नीतीश कुमार की सादगी की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। सम्राट चौधरी खुद मानते हैं कि कोयरी समाज का बड़ा नेता उनको मानते हैं, लेकिन जेडीयू विधायकों को लगता है कि अगर सम्राट चौधरी खुद सीएम बने तो कुर्मी आधार पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ खिसक जाएगा। नीतीश कुमार ही जेडीयू में इस समीकरण को बांधे रख सकते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 2 विधायक, जेडीयू के 2 विधायक सम्राट चौधरी के साथ हैं। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। यह दिखाता है कि जेडीयू के भीतर बीजेपी के प्रति अविश्वास की खाई कितनी गहरी है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ते हैं तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे नीतीश कुमार रहेंगे, जिनकी सत्ता परिवार में रहेगी। पार्टी टूटने से बच सकती है। यह विकल्प आज की तारीख में सभी को सूट करता है। बीजेपी पिछले 2 सालों से सम्राट चौधरी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन जेडीयू के भीतर की यह सुगबुगाहट बीजेपी के प्लान बिहार पर पानी फेर सकती है। अगर जेडीयू के विधायक सम्राट को स्वीकार नहीं करते हैं तो एनडीए में दरार आना तय है। ऐसे में अब बीजेपी के पास 2 ही विकल्प होंगे। पहला, जेडीयू को तोड़ना, जो कि इस समय गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा। दूसरा, नीतीश की किसी भी शर्त को मानकर सत्ता बचाए रखना। बिहार में सत्ता का परिवर्तन अब केवल समय की बात है। यह एक परिवर्तन समरसता के साथ होगा या विद्रोह के साथ, यह जेडीयू के 68 एमएलए के ऊपर निर्भर करेगा। बिहार की राजनीति के शिखर पर अगर निशांत कुमार आते हैं तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जो बीजेपी के लिए नासूर साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि क्या वह बड़े भाई की भूमिका छोड़कर एक बार फिर नीतीश या उनके उत्तराधिकारी बेटे के पीछे खड़ी होगी। बिहार की राजनीति में नंबर गेम हमेशा से ही किंग मेकर रहा है, लेकिन 2026 की इस लड़ाई में
नंबर सिर्फ विधायकों के लिए नहीं बल्कि जाति गोलबंदी के लिए है। जेडीयू के भीतर जो गुटबाजी दिख रही है उसके पीछे लालन सिंह, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जैसे दिग्गजों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। वहीं जेडीयू के नेता विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार जैसे नेता मानते हैं कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने का मतलब है कि जेडीयू के कुर्मी कोयरी वोट बैंक का पूरी तरीके से बीजेपी में शिफ्ट हो जाना। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार के लौकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण में छेद लगाने की कोशिश की है। सम्राट खुद कोयरी समाज से आते हैं, लेकिन जेडीयू के विधायकों का तर्क है कि अगर कोयरी समाज का नेता सम्राट चौधरी बनते हैं और वह सीएम बनते हैं तो कुर्मी समाज और नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक, अति पिछड़ा समर्थक वोटर जेडीयू से छिड़क जाएंगे और नीतीश कुमार के आने से यह कोर बेस सुरक्षित रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की सीधी विरासत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी बिहार के एक नए राजनीतिक संग्राम की ओर बढ़ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, और ज्ञानेश्वर जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल भूपेंद्र यादव जी आपसे, क्या बिहार की राजनीति में आप किसी तूफान के आहट की सुगबुगाहट देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए भूपेंद्र यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है? जी जी बताइए। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। देखिए, मैं बता दूं आपको, स्पष्ट बता दूं कि हमारे यहाँ कोई तूफान की संभावना ही नहीं है। हमारा पांचों पांडव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है ना एकदम संगठित है रे भाई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब रही बात बिहार में एनडीए में मुख्यमंत्री का फैसला, तो देखिए समय आने पर गठबंधन हमारा जो है ना मिलजुल करके यह तय कर देगी। इसमें जो है ना हमारी प्राथमिकता यह है कि विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है मेरे भाई, कानून व्यवस्था और जनता को भरोसा को जीतना, ये हमारी प्राथमिकता है। अब रही बात विपक्षी जिनके हम नेतृत्व पर ही कंफ्यूजन हो, वो हम लोगों से सवाल करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। आदरणीय नीतीश कुमार जी इंटैक्ट है, लेकिन भूपेंद्र जी एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री, मेरी बात सुन लीजिए भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री के तौर पे जो चेहरा सामने आएगा वह बीजेपी से होगा या जेडीयू से, इतना तो आप बता ही सकते हैं। बात ऐसा है कि हमारा एनडीए का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व मिल करके बैठ करके पांचों पांडव तय कर लेंगे कि का मुखिया कौन होगा, और आपको भी स्क्रीन पर करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा एनडीए की सरकार था, हमारा एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। यही हमारा है और हमारा मूल मकसद है बिहार कैसे विकासशील से विकसित बिहार बने, इसके चिंतन और मंथन और लय एंड ऑर्डर पर हमारी जो है ना मूल फोकस है। और पांचों पांडव को नेतृत्व में बिहार आराम से चल रहा है, आदरणीय मुखिया हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व। ठीक है, ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। ज्ञानेश्वर जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, क्या जेडीयू में कोई भी नीतीश कुमार के कद का नेता नहीं बन पाया है या बनने नहीं दिया गया है? नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार या उनके समकक्ष कोई लीडर नहीं है। आपने जैसे अभी चर्चा की ललन सिंह जी की, आपने चर्चा की विजय कुमार चौधरी की, तो ये लोग इस तरह के नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति से प्रभावित है, तो चूंकि दोनों भूमिहार समाज से आते हैं, तो ये तो कल्पना ही करना बेकार है कि बिहार की राजनीति में कोई भूमिहार मुख्यमंत्री बन जाए। रही बात बाकी मुख्यमंत्री की जो चर्चाएं अभी हम लोग कर रहे थे, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी विधायक हैं, सबों ने एक सुर में ये समर्थन दिया है, लिख के भी दिया है नीतीश जी को कि हम लोग निशांत को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार हैं।
एक जो पेच, सबसे बड़ा पेच जो अभी की राजनीति में फंस रहा है वो ये फंस रहा है कि घोषणा पहले ये हुई थी कि निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब अभी के समीकरण को ये देखा जाए कि अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी है, एक विजय कुमार सिन्हा है। विजय कुमार सिन्हा भूमिया जाति से आते हैं, मतलब सवर्णों को रिप्रेजेंट करते हैं। सम्राट चौधरी कोयरी कुर्मी जाति से आते हैं, वो अपने दल का जो है, अपनी जाति का जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नीतीश जी कुर्मी है और नीतीश जी एक सर्वमान्य नेता है सबों के लिए, जो भी जाति बिहार में है। हमको लगता है कि हर जाति में उनका अपना प्रभाव है, इसलिए कि 2% वोट होने के बावजूद भी पिछले 20 वर्षों से वो शासन अपना कर रहे हैं। तो ये स्थिति जरूर थोड़ी बिगड़ी हुई है। अब है क्या कि अगर जनता दल यूनाइटेड का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, वैसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाएगा, जो कि राजनीतिक गलियारों में जिसकी चर्चा होती है। चलिए, बेहद अहम बात बता रहे ज्ञानेश्वर जी। आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू। प्रतिभा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। निशांत कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, राजनीति में उनकी रुचि बेहद कम थी, कुछ दिनों पहले ही उनकी राजनीति में रुचि जागी है। लेकिन भारतीय राजनीति गवाह है कि जब पार्टी के अस्तित्व पे खतरा होता है तो मजबूरी को जरूरी बना दिया जाता है। क्या जेडीयू भी इस मजबूरी को जरूरी बना रही है? नहीं प्रसून जी, देखिए जेडीयू की कोई मजबूरी नहीं है। जेडीयू के 85 विधायक हैं और जिस तरह से एनडीए ने 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और एनडीए का नारा था 2025 से 30 और फिर से नीतीश, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे को जनता ने अपार समर्थन दिया। ठीक। और एनडीए की सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ, विपक्ष का सफाया हो गया। तो निशांत जी को मजबूरी कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की मांग, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग, चाहे वो जूनियर कार्यकर्ता हो, सीनियर कार्यकर्ता हो या हमारे सीनियर नेता मिनिस्टर्स हो, एमपीज हो, सभी की यह मांग बराबर पिछले 3-4 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी से रही है कि निशांत जी को राजनीति में लाया जाए। क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इंजीनियर होने के कारण पूरी तरह से अपने इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया बिहार के विकास में, तो निशांत जी भी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, साफ सुथरी छवि के हैं, सरल मृदुभाषी हैं, मिलनसार स्वभाव के हैं। तो नीतीश कुमार जी से जो उन्होंने सीखा, तो उन्हें राजनीति में आना चाहिए, जिसका फायदा पार्टी को और बिहार को मिलेगा। तो इसी लिहाज प्रतिभा से जी, आपने बेहद गंभीर बातें बताई हैं, शायद हमारे सारे व्यूवर्स को मालूम होगा, लेकिन जो बातें आपने नहीं बताई हैं कि निशांत कुमार से बहुत ही सीनियर लीडर आपकी पार्टी में मौजूद हैं, क्या आप अपनी पार्टी के नेताओं पे भरोसा नहीं कर पा रही हैं? दूसरा सवाल, सुन लीजिए मेरी बात प्रतिभा जी, अभी पूरी बात सुन लीजिए। दूसरा सवाल कि निशांत कुमार के पिताजी नीतीश कुमार शुरू से वंशवाद के विरोधी रहे हैं, केवल महज इसलिए कि निशांत कुमार फेविकोल का वो जोड़ है जिससे सारे विधायक एकजुट रहे, किसी और पार्टी में न भाग जाए, इसलिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जा रही है। क्या यही विषय है? नहीं प्रसून जी, यह कोई विषय नहीं है। आपने कहा कि क्या आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, बेशक उन्हीं नेताओं की बदौलत 20 वर्षों से हमारी सरकार है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जनता के आशीर्वाद से, अपने काम के बदौलत और इन्हीं नेताओं के बल पर, नेताओं के साथ। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, लेकिन चलिए प्रतिभा जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो यह जानना चाहेंगे कि आपको आखिर बीजेपी को बड़ा भाई स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, जबकि सीटें भी बीजेपी के पास आपसे ज़्यादा हैं। जहां पहले भी नीतीश कुमार आरजेडी की गोद में चले गए थे, फिर सवाल उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार वाला विषय फिर से जेडीयू को आरजेडी के करीब ले जा रहा है? यह मुद्दा बड़ा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए प्रतिभा सिंह मौजूद है। प्रतिभा जी, आपसे यही सवाल कि जब लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है
तो बड़ा भाई स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, जबकि आपको 2-2 बार मौका दिया बीजेपी ने, आपकी कम सीटें होने के बावजूद। नहीं प्रसून जी, ये कौन सा सवाल है भाई, बड़ा भाई छोटा भाई? ये हमारे एनडीए के अंदर कि कोई नेता, किसी नेता ने यह कहा क्या कि हम किसे बड़ा भाई मानेंगे नहीं मानेंगे? क्या जेडीयू के किसी नेता ने कहा? चलिए, या ठीक है, बीजेपी के किसी नेता ने कहा? मुझे आपसे ये तो जवाब मिल मीडिया गया। के भूपेंद्र हवाले यादव से कर देंगे ना। जी, यही सवाल आपसे कि क्या राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण आप इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ एनडीए में कोई मजबूरी नहीं है प्रसून जी। हमारे यहाँ जो है ना, विपक्ष को कैरी की चिंता ही करते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन हमें बिहार की भविष्य की चिंता होती है। हम लोग जो है ना, एनडीए में नेता नहीं काम बोलता है। तो देखिए, हमारे यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार डायनेमिक पर्सनालिटी, सम्मान नेता, इन्होंने 20 वर्षों तक चलाए, अभी राज्यसभा अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं। अब ये जो है ना, चुनाव करना हमारे एनडीए के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के हैं, और हमारे जितने भी 5 पांडवों का मुखिया होंगे वो मिल बैठ करके तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, लेकिन जनता सुनना चाहती है कि किन मुद्दों पे, किन सिद्धांतों पे आप मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेश्वर जी बेहद अहम बात कह रहे थे, लेकिन ज्ञानेश्वर जी, बड़ा सवाल यही है कि बिहार की जनता देख रही है कि जिस वंशवाद का नीतीश कुमार जी शुरू से विरोध करते रहे हैं, अब फिर से पुत्र मोह वाली राजनीति क्या जेडीयू स्वीकार करेगी या बिहार की जनता भी उसको स्वीकार करेगी? ज्ञानेश्वर जी। देखिए सर, एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि निशांत की एंट्री राजनीति में कुछ दिन पहले हो गई होती यदि नीतीश जी स्वीकार कर लिए होते जी। नीतीश जी के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी का दबाव बढ़ा तो नीतीश जी के ऊपर जनता दल यूनाइटेड के लोगों का भी दबाव बढ़ा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो बिहार की राजनीति को समझता है उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के हाथ में पार्टी की बागडोर नहीं गई तो पार्टी टूट जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इंतजार कर रही है कि उनको मौका मिले तो वो सरकार बनावे, और सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ दिया है। अब देखिए, आगे समय बताएगा, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे। और इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा ये है कि 2 बार नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने गठबंधन वापस किए। तमाम तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आए कि अब हम लोगों ने अपने दरवाजे नीतीश जी के लिए बंद कर दिए हैं। बावजूद इसके नीतीश जी पुनः अपनी शर्तों पर बैंडबाजी के साथ एनडीए में शामिल हुए। लेकिन इस बार क्या हुआ ज्ञानेश्वर जी कि सत्ता में रहते हुए, सीएम पद पर बने रहते हुए राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार कर ली, और अब उनके मन में चल क्या रहा है? जी सर, तो एक चीज मैं आपको और भी बता दूं ना, इसके पहले भी तो एक बार हरनौत से वो चुनाव जीत गए थे एमएलए का, और फिर दोबारा वहां इलेक्शन हुआ। तो नीतीश जी क्या सोचते हैं और क्या करेंगे ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं आपको जरूर बता दूं कि नीतीश जी अगर निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो बिहार के कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, और यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष का डिमांड उनकी तरफ से होगा, जितना हम लोग नीतीश जी को समझते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अब तो 2-4 दिन के अंदर में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ज्ञानेश्वर जी, एक बड़ा सवाल फिर है, अगर ऐसा होता है तो क्या वह जेडीयू के लिए काम करते दिखेंगे या अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करते हुए? बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी। एक चीज मैं आपको बताऊं सर कि आप तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को देख लीजिए, है ना। वंशवाद की जो राजनीति है वो कोई ऐसा थोड़ी है कि नीतीश जी के समय से ही चला रहा है। इसके पहले भी आप नेहरू गांधी परिवार को देख लीजिए, समाजवादी परिवार को देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए, शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, द्रविड़ मुनेत्र कळगम को देख लीजिए, तेलंगाना राष्ट्र समिति को देख लीजिए, वाईएसआर कांग्रेस को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के परिवार को देख लीजिए। तो वंशवाद तो हिंदुस्तान की राजनीति पर चला रहा है, नहीं उसको नकारा जा रहा है। ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी का शासन जहां जहां रहा है वहां देखेंगे मुखिया ऐसे परिवारों से लोग आ रहे हैं जो जिनकी पहली पीढ़ी राजनीति में घुसी थी। अब विषय केवल इतना है कि जिस 20 साल तक सुशासन की सिद्धांतों की लड़ाई नीतीश कुमार जी लड़ रहे थे,
क्या अब उससे हटने पे उनकी राजनीति पर, उनके सिद्धांतों पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा? इसका जवाब केवल नीतीश देखिए, कुमार जी को एक चीज देना, मैं उनसे कोई आपको- पूछेगा नहीं। जी सर मैं एक चीज आपको बता दूं बहुत स्पष्ट हम्म, कि नीतीश जी ने आज तक कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है, जी लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में अभी जो उनकी स्थिति है उसमें जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के दबाव में उन्होंने ये स्वीकार किया और निशांत की एंट्री राजनीति में हुई। आपने देखा होगा कि जिस दिन निशांत की एंट्री हुई, नीतीश जी उस दिन पार्टी कार्यालय नहीं गए थे। और आज भी आप देखते होइएगा कि मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी वैसी खबरें नहीं आती हैं कि नीतीश जी और निशांत दोनों एक साथ किसी पार्टी कार्यक्रम में शिरकत किया हो। तो ये मंथन का दौर है, अभी समय चल रहा है, अभी तो वक्त है, अभी चल रहा है। ज्ञानेश्वर जी, देखिए क्या होता है। आपकी निशांत कुमार से मुलाकात हुई, एक पत्रकार के नाते आप उनको राजनेता मानते हैं या एक आध्यात्मिक नेता? जी देखिए सर, एक चीज मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि अगर निशांत के हाथ में बिहार की कंट्रोल जाती है, वैसी स्थिति में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आरोप सरकार पे लगता रहा है कि भाई ये प्रशासनिक पदाधिकारी जो है वो बेलगाम हो गए हैं, मुझे लगता है कि उससे छुटकारा बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि निशांत से मेरी मुलाकात हुई है और जितना मैंने उनको समझा है, मुझे लगा है कि वो एक अच्छे प्रशासक भी बिहार के लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी उनको कुछ और समय लेना चाहिए या मान लेना चाहिए, सीधे पद पे बैठा देना चाहिए उनको मुख्यमंत्री के? नहीं, निश्चित तौर पे अभी कुछ और समय उनको लेना चाहिए। अब ये तो एनडीए एक बेहद गंभीर चिंतन और मंथन का विषय है कि क्या केवल पुत्र होने के नाते किसी को शीर्ष पद पर बैठाया जाए, या सिद्धांतों की भी बात है। इस पर सबको आत्ममंथन करना होगा। देश की राजनीति की दशा और दिशा शायद इसी अहम फैसले से बनेगी। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।